हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 2025 टू 26 के PT1 एग्जाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज। उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको मेल्ट करना है 1 kg आइस। ये सॉलिड है एट 0 डिग्री सेल्सियस और इसमें हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, बिना टेम्परेचर को चेंज किए आइस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में यानी कि वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस हमें ज़रूरत होगी 336 किलो जूल हीट एनर्जी की, और इस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट एनर्जी है जो कन्वर्ट करती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बिना टेम्परेचर को चेंज किए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है, फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसके नीचे का ये जो एरिया होगा पूरा, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। और एरिया हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जो भी टाइम होगा, टाइम इनटू जो वेलोसिटी होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इस पूरे रेक्टेंगल का इसके नीचे जो एरिया है, जो स्पेस है, उसका एरिया आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 350 केल्विन टेम्परेचर मे बी रिटन इन सेल्सियस स्केल एज। जब भी केल्विन को हम चेंज करते हैं सेल्सियस में, जो भी टेम्परेचर है उससे 273 को माइनस कर देते हैं। तो टेम्परेचर है 350 केल्विन, 350 से माइनस करेंगे 273 को, बोरो किया 10 - 3 7, फिर 14 - 7 7, 77 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन सही है। ब्लैंक प्रोसेस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो प्रोसेस जिसमें गैसेस जैसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, वो सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में भी हो सकता है या फिर सेल के अंदर, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन सेल के अंदर आती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द बॉडी इज। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, टाइम है। अब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल, मतलब कि टाइम इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये 0 आवर है, 1 आवर के बाद 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, और ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स। तो 1 घंटे बाद भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया उस व्हीकल ने, फॉर एग्जाम्पल एक कार ने। 2 घंटे के बाद भी 10, डिस्टेंस सेम ही है, मतलब कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस उतनी ही है, तो कार रुकी हुई है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट है। लेकिन इनिशियली उसने कुछ डिस्टेंस कवर की हुई है, इनिशियली 10 किलोमीटर चल चुकी है ना, तभी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आपका ग्राफ है। अगर 0 डिस्टेंस कवर होती इनिशियल भी, तो ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता, ये इसी के ऊपर डिस्टेंस 0 होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर वो एट रेस्ट है विद सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियली कुछ डिस्टेंस उसने कवर की है। Now, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called। कोई ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अमीबा एक्वायर करता है अपने फूड को, पहले उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूड के अराउंड फोल्ड हो जाती है, एक वैक्यूल फॉर्म करती है जो फिर फूड को एनगल्फ कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज जो न्यूमेरिकल रेशो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होता है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ मूव किया और एक ने इस तरह से मूव किया, यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर्व बनाते, एक ने ऐसे मूव किया इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिर्फ ये,
और डिस्टेंस जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पूरा फाइंड करना होगा, ये टोटल डिस्टेंस होगी। ओके, अगर वो ऐसे भी आया फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें सिर्फ इतनी ही है उसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, जबकि डिस्टेंस काफ़ी है, डिस्टेंस ये पूरी है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 मीटर है। ओके, तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटी होती है या फिर उसके इक्वल होती है। तो अगर ऐसा है कि न्यूमरेटर इक्वल है या फिर उससे छोटा है, देखिए इक्वल है, फॉर एग्जांपल दोनों 10 है, ये भी 10, डिस्टेंस भी 10 थी, डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया उसने, तो आंसर आएगा 1। लेकिन जिन केसेस में डिस्प्लेसमेंट कम होगी, यानी कि न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, ऊपर 10 है नीचे 20 है, आंसर आएगा 0.5, और कम होगी, ऊपर 2 है फॉर एग्जांपल, नीचे 20 है, तो आएगा 0.1, यानी कि फिर वो 1 से कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है रेशो की डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस वो 1 होता है, और बाकी उससे कम कितना भी हो सकता है, ये इवन 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने पूरा ऐसे मूव किया और वापस वो यहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बहुत सारी इसने कवर कर ली, फॉर एग्जांपल 20 मीटर कवर कर लिया, तो 0/20 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि वो हमेशा तो लेस देन 1 नहीं होता, एक केस में 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हमेशा नहीं होता, मोर देन 1 तो कभी नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। इक्वल और लेस देन 1 के इक्वल हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, अदरवाइज हमेशा 1 से लेस होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा वो ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटॉक्सिफाइंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस? सो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिटॉक्सिफाई करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी लिवर सेल्स में। सी ऑप्शन सही है। एक बॉडी ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ पॉइंट 20 मीटर अवे। यहाँ से उसने स्टार्ट किया मूव करना, ये 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहाँ तक मूव किया, एंड देन रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, फिर से वापस आ गई अपनी इनिशियल पोजीशन में, यहीं पर वापस आ गई जहाँ से चली थी। अब उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, पोजीशन में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस आ गई, लेकिन डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली, 20 जाने की और 20 वापस आने की, डिस्टेंस हो गई 20 + 20 यानी कि 40। सो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 40 है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज़ को सेल के अंदर। ये एक्ट करता है जहाँ पर एक साइड जहाँ पर डीएनए मटेरियल होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इट इज़ कंपोज, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो साथ में मिलकर न्यूक्लियस को फंक्शनल बनाते हैं, जो इसको फंक्शनैलिटी देते हैं। अब यहाँ पर आपको न्यूक्लियस की एक फिगर शो की गई है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स है इसके, जिनको ABCD लिखा गया है। ये है A, फिर ये B है, ये C है और ये D है। कैन यू नेम दीज कंपोनेंट्स, क्या इन कंपोनेंट्स के नाम आप बता सकते हैं? तो ये तो न्यूक्लियोलस है जहाँ पर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं, न्यूक्लियोन्स नहीं, न्यूक्लियोलस, इसमें C और D करेक्ट हो सकता है, A और B तो अपने आप ही हट गए, इसमें न्यूक्लियस ही गिवन है। B है क्रोमेटिन तो सभी में ही है, ठीक है। C है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में ही है। D में ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसमें करेक्ट है C ऑप्शन। न्यूक्लियोलस, देन क्रोमेटिन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, अब है सेक्शन B, MCQ थे, अभी आंसर्स आपको लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से आपका क्या मतलब है और किन कंडीशन में द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो डिफरेंस होता है किसी भी एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बोल सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ऐसे उसने मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट होगी ये इनिशियली जहाँ पर वो थी और फाइनली जहाँ पर है, इनके बीच में सबसे छोटी यानी कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आंसर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of a moving object
और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शंस को चेंज किए। अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आया या फिर यहाँ आ गया, तो उस केस में हमेशा आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ओके, सो आप कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस and the magnitude of displacement are equal when the object moves, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड डज नॉट स्ट्रेट लाइन, और चेंज नहीं करता अपनी डायरेक्शन को, डज नॉट चेंज डायरेक्शन, तब डिस्प्लेसमेंट और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसने कवर की है, वो सेम होते हैं। नेक्स्ट, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। वैसे इसमें दो ही मार्क का क्वेश्चन है, दो है भी, तो एक एक भी डिफरेंस आप लिख देंगे, उतना भी काफ़ी है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, फाउंड इन। पहले हम डिफरेंस बता रहे हैं कहाँ पर मिलते हैं, उसके बेसिस पर। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स, और न्यूक्लियोइड मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरियाज हैं। देन जो न्यूक्लियस है उनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, हैज़ डबल मेम्ब्रेन, और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियोइड, मेम्ब्रेन। देन डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड रीजन में ही होता है। जैसे एक ही डिफरेंस लिखना है हमको, ये जनरली राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, जो न्यूक्लियोइड है वो इरेगुलर होते हैं शेप में। ओके, मेन डिफरेंस यही है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, दो डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में मिलती है, प्लांट्स में भी होती है, फाउंड इन ऑल सेल्स, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बैक्टीरियाज में भी, जबकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स। कुछ फंगी में होती है, कुछ एक बैक्टीरियाज में भी होती है। देन एक और लिखना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनती हैं, मेड ऑफ लिपिड्स, ओके, एंड प्रोटीन्स। और जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज की बनती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, ये पूरी तरीके से परमेबल होती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, दो डिफरेंसेस काफ़ी है लेकिन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में, कुछ सेलेक्टिव बैक्टीरियाज में होती है। देन ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनती है, ये सेल्यूलोज की बनती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताइए हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन वाटर इज एसेंशियल। गैसेज जो डिफ्यूज़ होती है वाटर में वो एसेंशियल क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देना है, जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है वाटर में, तो अब जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वही फिश या दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसी के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। सो एक एग्जाम्पल देना है, जैसे कि ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा से डिफ्यूज़ होती है, डिफ्यूजेस into the water, now this dissolved oxygen is used by fish and other aquatic animals for breathing, aquatic animals for breathing। ओके, तो गैसेस का डिफ्यूज़ होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव। ठीक है, अगर वो डिफ्यूज़ नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एक्वेटिक एनिमल्स को, एंड दे कुड नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी, ये 2 मार्क के क्वेश्चंस थे, अभी सी में 3 मार्कर्स हैं।
नेम द प्रोसेस बाय विच, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये पहले भी आया था। ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है या फिर बाहर जाती है, ये है डिफ्यूजन। एंड जिससे वाटर मूव करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसे उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देन डिफ्रेंशिएट भी करना है, एक तो डेफिनेशन में ही हो जाएगा कि डिफ्यूजन में गैसेस या फिर डिफ्यूजन में कोई भी पार्टिकल, डिफ्यूजन गैसेस या फिर सॉलिड्स मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, जबकि ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है सिर्फ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट, अगर इसमें ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 के तो ये लगा लो, नाम ही हो जाएंगे। फिर कैन हैपन, डिफ्यूजन हो सकता है एयर में या फिर लिक्विड, दोनों में, एयर और लिक्विड। जैसे अभी हमने देखा जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होती है वाटर में, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में ही होता है, हैपन्स ओनली इन लिक्विड, यूजुअली वाटर में ही होता है। ओके, देन जो ऑस्मोसिस है वो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जबकि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन इंक्लूड हो भी सकती है या नहीं भी, मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ मेम्ब्रेन and always occurs through a semi-permeable membrane. Okay, next. Now इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट है। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from region of high concentration of water, high water concentration, to region of lower water concentration to region of lower water concentration, फुल फॉर्म आप लिख देंगे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट हैपन्स टू सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस रिस्पेक्टिवली? क्या होगा सेल का अगर वो हाइपोटोनिक, यानी कि सेल के बाहर अगर लेस सॉल्यूट है, इस तरह के आप सॉल्यूशन में उसको रखेंगे तो वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर, हाइपोटोनिक में वाटर एंटर्स द सेल, तो यानी कि सेल स्वेल अप हो जाएगी, द सेल स्वेल अप, स्वेल हो जाएगी, बर्स्ट भी हो सकती है। देन आइसोटोनिक में यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर इक्वल है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, और हाइपरटोनिक में यानी कि जहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट है सेल के अंदर, तो पानी सेल के बाहर जाएगा, वाटर लीव्स द सेल और सेल श्रिंक हो जाएगी, लीव्स the cell and cell shrinks. Okay, next. Now a car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square for 8 seconds. कार ने स्टार्ट किया एट रेस्ट से मूव करना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, फ्रॉम रेस्ट उसने स्टार्ट किया, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है तो मतलब ए हमारा कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलिए जो गिवन है पहले उनको लिख लेते हैं, यू है 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 0, देन एक्सेलरेशन ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर फॉर 8 सेकेंड, टाइम है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक वो चली सेकेंड्स, इफ़ इट देन कंटिन्यू विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी कंटिन्यू करती है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड्स सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट? तो टोटल 12 सेकेंड्स में कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी सिंस उसने स्टार्ट किया है फ्रॉम द रेस्ट? ओके, तो पहले हम इनिशियली 8 सेकेंड्स में जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की वो फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे S = UT + AT स्क्वायर। तो यहाँ से U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम है 8 सेकेंड्स, प्लस A है 5 × T स्क्वायर,
हो जाएगा 8 का स्क्वायर, सॉरी हाफ टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो 0 इंटू 8 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये कैंसिल होगा, 2 3 जार 6 2 जार 4, 30 2 5 2 जार 10 1 3 5 जार 15 116, 160 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की इनिशियली 8 सेकंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि 12 सेकंड तक टोटल चली, तो डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगी नेक्स्ट 4 सेकंड में। आगे क्या गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने कंटिन्यू किया, तो नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी थी पहले हम वो फाइंड करते हैं। v फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, 12 में से 8 सेकंड में कितना चला वो हम फाइंड कर लिया है हमने। अब 4 सेकेंड्स के लिए पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, v इक्वल होता है u प्लस ए टी के। तो यहाँ पर v हो जाएगा, u है 0 प्लस ए एक्सेलरेशन वही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5, और टाइम अब हो गया 4, नहीं इनिशियली उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली थी, तो हम पहले 8 सेकेंड का फाइंड करेंगे। आफ्टर 8 सेकेंड्स वेलोसिटी, आफ्टर 8 सेकेंड्स, ओके 8 5 आर 40, तो वेलोसिटी v इक्वल हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालते हैं फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे s इक्वल टू वी इंटू टी। वेलोसिटी 40 है, स्पीड की तरह ही लगा लीजिए, टाइम वो 4 सेकेंड तक चला, 4 4 जार 16, 160 मीटर नेक्स्ट उसमें उसने कवर किया सिर्फ 4 सेकेंड्स में। तो यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस इक्वल पहले 8 सेकेंड्स में 160 मीटर किया था, दूसरे 4 सेकेंड में भी 160 किया, 160 प्लस 160 यानी कि 320 मीटर्स। ओके, ये इसमें पहले फर्स्ट पार्ट निकालना इजी है, कार ने स्टार्ट किया रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए चली, तो पहले कितनी डिस्टेंस उसने कवर की वो हमने फाइंड कर लिया। s इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, टाइम 8 है, हाफ ए टी स्क्वायर 160 मीटर आया। आगे है, अगर उसके बाद उसने कंटिन्यू किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो पहले तो हम वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है जो उसने 8 सेकेंड में गेन कर ली है वो फाइंड करेंगे। v इक्वल यू प्लस ए टी से, u 0 है, a 5 है, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन 5 है, टाइम 8 सेकेंड हो चुका है उसको चलते हुए, तो यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड उसके बाद उसकी वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलेगी तो v इंटू टी से अगले 4 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर करेगी 160 मीटर, ऐड करके टोटल डिस्टेंस आया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू यूज़ प्रेशर कुकर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि खाना बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर यूज़ करिए, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वाटर बॉयल होता है कम लोअर टेम्परेचर पर। अगर आप खाना जिसमें बना रहे हैं पानी का टेम्परेचर ही कम होगा तो खाना बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर अगर है तो वो एक तरह से इंक्रीज़ करता है जो अंदर कुकर के अंदर जो प्रेशर है उसको, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का रेज होता है और खाना जल्दी बनता है। तो आंसर आप लिखेंगे दैट इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ प्रेशर कुकर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बिकॉज इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है फूड कुक फास्टर, कि खाना जल्दी बन जाए, क्योंकि एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, कॉजिंग जिसकी वजह से वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल कॉजिंग वाटर टू बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ही वाटर बॉयल हो जाता है। टेम्परेचर अगर कम होगा तो खाना बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस मेक्स इट लॉन्गर टू कुक फूड, तो खाना बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो प्रेशर कुकर क्या करेगा, प्रेशर कुकर इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड कंटेनर, कुकर के अंदर का जो प्रेशर होगा वो उसको इंक्रीज कर देगा द कंटेनर, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वाटर का, रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड अलाउिंग फूड टू कुक मोर क्विकली। ओके,
हायर ऑल्टीट्यूड्स पर वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वाटर बॉयल हो जाता है लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, जिससे खाना बनने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि फूड को इनफ हीट नहीं मिलती। तो प्रेशर कुकर प्रेशर इंक्रीज़ करता है अंदर का, जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है, इंक्रीज़ होता है और खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है खाने को बनने के लिए, कुक होने के लिए। नाउ सेक्शन डी, लिस्ट, ये 5 मार्कर्स हैं। लिस्ट द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी 5 ऑफ दिस। 6 आपको गिवन है, 6 में से किन्हीं 5 के स्पेसिफिक फंक्शंस आपको लिखने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। देन गोल्जी apparatus, ये मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं, मॉडिफाइज पैकेजेस और ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नाउ लाइजोसोम्स, इन्हें हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि सेल की क्लीनिंग ये करते हैं और कई बार सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर वो डैमेज हो जाती है तो ये वेस्ट जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन वेस्ट, या फिर सेल के जो डैमेज्ड पार्ट है, डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ सेल, डैमेज्ड सेल पार्ट्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं हेल्प करते हैं इन क्लीनिंग ऑफ द सेल, सेल की क्लीनिंग में सब्सटेंसेस। देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सेल, इन्हें पावर हाउस कहते हैं सेल का, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल्स, जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं एटीपी की फॉर्म में। देन प्लास्टिड्स, ये हेल्प करते हैं फूड को बनाने में और स्टोर करने में, और कलर भी देते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर मिलता है उससे प्लांट्स को। सो हेल्प इन मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड एंड गिविंग कलर ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिविंग कलर। देन वैक्यूल्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वैक्यूल हेल्प करते हैं एक्सेस वाटर को रिमूव करने में, रिमूव्स एक्सेस वाटर। ओके, रिवाइज कर लेते हैं एक बार सभी को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। गोल्जी apparatus मूव करते हैं, पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को। लाइजोसोम्स, ये ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को, डैमेज्ड सेल के पार्ट्स को और हार्मफुल सब्सटेंसेस को। देन माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें पावर हाउस भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए एनर्जी को। प्लास्टिड्स, ये फूड को बनाने में और स्टोर करने में हेल्प करते हैं और लीव्स को कलर भी देते हैं। वैक्यूल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर को। नेक्स्ट, नाउ अच्छा नीचे इसके और में क्वेश्चन है, इन द डायग्राम आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड बी एंड सी। ये प्लांट सेल की पिक्चर है, ए ये है वैक्यूल, देन ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्चुअली कलर बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रियन ही है, बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, वैक्यूल, अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये हुई है, गोल्जी apparatus है, हाँ ये है, बी है गोल्जी। अभी क्वेश्चंस भी गिवन है आपको, उनके पहले देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अभी फिर ये गोल्जी apparatus है, बी और सी पूछा था हमसे, सी माइटोकॉन्ड्रियन है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट ऑर्गेनल ए स्टोर्स। अच्छा ये तो वैक्यूल के बारे में पूछा है। वैक्यूल में ए में कौन कौन से सब्सटेंसेस स्टोर्ड रहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल में वाटर, मिनरल्स, देन ग्लूकोज, शुगर्स, वेस्ट मटीरियल्स एंड पिगमेंट्स, प्रोटीन्स, ये सभी स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज मेंशन वन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल बी एंड सी। ये गोल्जी apparatus ही है, तो मेन जो फंक्शन है गोल्जी apparatus का
वो है टू मॉडिफाई, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मॉडिफाइंग पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वर्क करते हैं, वर्क एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके और में ही है, मतलब सेम तरह के क्वेश्चन ही है दोनों। नाउ डी पार्ट है, व्हाट आर सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स क्या होते हैं? सिस्टर्न्स ये गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। ये फ्लैटेंड डिस्क जैसे साक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक साक, जो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर found in endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Okay, next is pressure and temperature determine the state of a substance, explain this in detail. तो हमारे जो सब्सटेंसेज हैं उनकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्रेशर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं और फास्टर मूव करते हैं। पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड मूव फास्टर। तो सबसे पहले अगर कोई सॉलिड स्टेट में है, वो अगर आप ज़्यादा उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फास्टर अगर वो मूव करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, पार्टिकल्स एनर्जी को लूज करते हैं, लूज एनर्जी एंड मूव स्लोअर, और फिर वो स्लोअर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे गैस से सब्सटेंस चेंज होगा लिक्विड में, और टेम्परेचर आप कम करेंगे। जैसे कि आइस होता है, पहले गैशियस फॉर्म में होगा, फिर आप जो हमारी वाटर वेपर्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में, लिक्विड में, और ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर डिसाइड करता है स्टेट को, कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैशियस फॉर्म में होगा, कम होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा। देन प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने से पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर ब्रिंग्स, ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे खुद से, अभी सिर्फ हम समझ लेते हैं। पार्टिकल्स क्लोजर, पार्टिकल्स जब पास आएंगे तो गैस कन्वर्ट होगी, गैस के क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड के पार्टिकल्स को और पास लेकर आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ओके, और अगर आप डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजिंग प्रेशर अलाउ पार्टिकल्स टू मूव फ्रीली विच कैन चेंज सॉलिड और लिक्विड इनटू गैसेस। ओके, टेम्परेचर क्योंकि कंट्रोल करता है कितना फास्टर मूव करेंगे पार्टिकल्स, तो वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, यानी कि गैशियस फॉर्म में, सॉलिड को आप लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स एनर्जी को लूज करेंगे, फिर स्लोअर मूव करेंगे, मतलब कि गैस से लिक्विड और लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर से पार्टिकल्स पास आएंगे, पास होते हैं पार्टिकल सॉलिड के, तो गैस अगर है थोड़ा पास में, दूर दूर पार्टिकल्स हैं, और पास अगर आप लेकर आए वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और बिल्कुल अगर क्लोज होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में। ऐसे प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो आप गैस, जो आपका सॉलिड है उनके पार्टिकल्स थोड़ा दूर जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड के भी और दूर जाएंगे तो वो गैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ना इसके और में क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस के रीजन बताइए। द स्मेल ऑफ लाइटेड इंसेंस स्टिक स्प्रेड सेवरल मीटर्स अवे। धूप बत्ती को अगर आप जलाते हैं तो उसकी स्मेल आपको कुछ मीटर दूर भी आ जाती है, क्योंकि ये होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सिर्फ रीज़न ही आपको लिखना है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं डिफ्यूजन इंसेंस स्मोक के, वो मिक्स हो जाते हैं आसपास के एयर पार्टिकल्स के साथ, और एयर जब स्प्रेड होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, उससे उसके साथ स्मेल भी फार डिस्टेंसेस तक पहुंच जाती है। ना अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। बिकॉज रीज़न है, वन वर्ड में, एक सेंटेंस में ही लिखेंगे।
बिकॉज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। सो मतलब कि दे कैन मूव अराउंड, वो आसपास मूव कर सकते हैं और शेप ले सकते हैं, कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्योंकि पार्टिकल स्टिल क्लोज होते हैं। नेक्स्ट, आइस फ्लोट करती है ओवर वाटर, पानी के ऊपर, क्योंकि आइस लेस डेंस है, आइस इज लेस डेंस दैन वाटर। पानी से कम डेंस क्यों होते हैं? क्योंकि पानी को जब आप फ्रीज करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो लाइटर हो जाती है लिक्विड वाटर से। ना, अ वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप होती है, बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट हो, शेप एंड वॉल्यूम, लेकिन शेप चेंज हो जाए उसको तो वो लिक्विड हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर। वेट क्लोथ्स सूख जाते हैं फास्टर जब आप उनको स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने से ज़्यादा उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा सरफेस एरिया अभी एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में होगा, एक्सपोज्ड होगा उनसे। सो दिस इज बिकॉज मोर सरफेस एरिया इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड सनलाइट। और जब सरफेस एरिया आप इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्लोथ्स क्विकर जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। नाउ सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे आपको ग्राफ गिवन है, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल थ्रोन अप एंड फॉलिंग डाउन, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से आपको गिवन है। नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर की वो आपको बतानी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 है, वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद 0 है, मतलब कि यहाँ पर बॉल जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी। फिर 6 सेकेंड के बाद 30 है, ये बॉल नीचे की तरफ आई है, डाउनवर्ड मोशन में है। अब देखिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर ये एरिया आप देखें, इसमें वैसे हमें पता है क्योंकि सेम ही है दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये जितना प्लस में होगा डिस्टेंस उतना ही माइनस में होगा। बॉल ऊपर गई और सेम नीचे आ गई है बिल्कुल उसी वेलोसिटी से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। बट स्टिल कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखते हैं। स्टार्टिंग में 0 to 3 सेकेंड्स, यानी कि बॉल ने जब ऊपर जाना स्टार्ट किया, वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी, फिर धीमे धीमे ऊपर गई हाईएस्ट। 3 सेकेंड के बाद वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है 3 सेकेंड तक, तो ये हो जाएगा एरिया इस ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है 3 और हाइट है 30, तो 2 से कैंसिल होगा 15, 15 3 जार 45, 45 मीटर की हाइट तक गई। उसके बाद 3 से 6 सेकेंड में जब डाउनवर्ड मोशन है तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये भी ट्रायंगल की फॉर्म में है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ पर भी 3 से 6 में 3 यूनिट का है, हाइट यहाँ पर भी इसकी 30 की है, तो ये भी हो जाएगा 15 3 जार 45। लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट -45 होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 45 - 45 यानी कि 0 हो गई, इक्वल टू 0। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। नाउ विच पार्ट ऑफ ग्राफ इज शोइंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन से पार्ट में शो हुआ है? 0 to 3 वाले में, बिटवीन 0 and 3, क्योंकि यहाँ पर जो बॉल है वो ऊपर जाती जा रही है, जैसे जैसे उसी के अकॉर्डिंग वो स्लो डाउन हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी 30 से पहले 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हो गई, ओके। तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द एंटायर मोशन। पूरे मोशन में एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो एवरेज स्पीड हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से। डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, ये हमने पहले भी फाइंड किया था, 45 ऊपर गई वो, 45 नीचे आई, 45 + 45 90। भाई ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम कितना लिया, टोटल 6 सेकेंड्स बाई 6, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देन वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, बॉल 45 मीटर ऊपर गई, 45 मीटर नीचे आई। डिस्प्लेसमेंट हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 सेकेंड में 0 है, 0/6 यानी कि एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।